डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे पार्ट सेकेंड आइसो इम्यूनाइजेशन का, जो कि पार्ट वन में हमने ब्लड के बारे में देखा था, एबीओ सिस्टम। क्योंकि उस टॉपिक को समझने के लिए पहले हमको ये समझना बहुत ज़रूरी था, तभी हम इसको इनकम्पेटिबिलिटी जो होती है इनकम्पेटिबिलिटी उसको हम समझ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। RH आइसो इम्यूनाइजेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पार्ट सेकेंड, इसको मिडवाइफरी एंड गायनोकोलॉजी से लिया गया है। और जो भी व्यूअर्स इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो इसको जरूर से सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें, ठीक है। तो जो RH पॉजिटिव जो इंडिविजुअल होते हैं वो क्या नहीं कर सकते, एंटीबॉडीज़ को क्रिएट नहीं कर सकते हैं। और जो इंडिविजुअल RH नेगेटिव होते हैं वो एंटीबॉडीज़ को क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इन सर्टन कब कर सकते हैं, कुछ सर्टन सर्कमस्टेंसेस पे। जैसे कि कोई प्रेगनेंसी है, नेगेटिव वुमेन प्रेग्नेंट है और उसका बेबी पॉजिटिव है, तो वो एंटीबॉडीज़ क्रिएट हो जाएंगी जब उनका ब्लड मिक्स होगा आपस में, मदर और फिटस का। या फिर आफ्टर एक्सीडेंटली कोई ब्लड उसको जो है RH पॉजिटिव ट्रांसफ्यूज़ कर दिया गया RH नेगेटिव वाले को, तो वो उसके अगेंस्ट अगेंस्ट क्या करेंगे, RH एंटीबॉडीज़ को क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। और आइसो इम्यूनाइजेशन जो होता है उसको एलो इम्यूनाइजेशन भी बोलते हैं। सम टाइम इन अनदर जो होते हैं द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट द एंटीजन, ठीक है। तो इसमें जो होते हैं ये प्रोसेस, ये जो आइसो इम्यूनाइजेशन या एलो इम्यूनाइजेशन है वो किसे बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें कि एंटीबॉडी जो होती है अगेंस्ट एंटीजन के बनने स्टार्ट हो जाती है, उसी को बोलते हैं, ठीक है। और जो RH आइसो इम्यूनाइजेशन होता है वो प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है किसके, जो नेगेटिव वुमेन जो RH नेगेटिव वुमेन जब प्रेग्नेंट होती है तो उनमें ये देखने को मिलता है, ठीक है। जब RH जो प्रेग्नेंट वुमेन जो होती है RH नेगेटिव होती है और उसका फीटस पॉजिटिव होता है, तो ऐसी सिचुएशन में जो RH जो मदर होती है उसमें RH एंटीजन एब्सेंट होता है, तो वो क्या करना स्टार्ट करेगी, एंटीबॉडीज़ को बनाना स्टार्ट कर देती है, जो कि होती है RH एंटीबॉडीज़। और जो जब इनका ब्लड आपस में मिक्स होता है फीटस का और मदर का, क्योंकि जो फीटस का ब्लड होता है वो क्या है, RH पॉजिटिव है, ठीक है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो होता है नॉर्मली ब्लड जो होता है आपस में, जो ब्लड कंटेन होते हैं मदर और फीटस के, वो आपस में मिलते नहीं है, मैच नहीं होते हैं, मिक्स नहीं होते हैं। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन है जिसमें वो आपस में मिक्स हो जाते हैं, जैसे कि ड्यूरिंग अबॉर्शन हो गया, एक्सटर्नल सेफेलिक वर्जन हो गया। अबॉर्शन तो सबको पता है और ये भी सबको पता है, एक्सटर्नल सेफेलिक वर्जन का मतलब हो गया कि जब बच्चे की पोजीशन जो है वो नॉर्मल नहीं है, वर्टेक्स पोजीशन में नहीं है, उसके अलावा वो ब्रीच हो सकता है, ट्रांसफोलाई हो सकता है, ऑब्लिक हो सकता है। तो उसमें क्या किया जाता है, उसको बाहर से मैनुअली क्या किया जाता है, नॉर्मल पोजीशन में लाया जाता है। तब वहाँ पे कोई भी इंजरी हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है हल्की फुल्की, तो उस समय मदर के ब्लड के साथ बेबी का ब्लड क्या हो सकता है, मिक्स हो सकता है। या फिर एंटीपार्टम हेमरेज हो जाता है, या एमनियोसेंटेसिस के समय ये मिक्स हो सकता है मदर के ब्लड में, ठीक है। और कोरियनिक विलस सैम्पलिंग होती है, तो उसमें भी ये जो कि ड्यूरिंग लेबर होती है, RH पॉजिटिव ब्लड जो होता है फीटस का, उस समय मदर से क्या मतलब फीटस से क्या हो सकता है, मदर के ब्लड के साथ मिक्स हो सकता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जैसे ही वो मिक्स होगा तो फॉर्मेशन ऑफ द एंटीबॉडी जो होती है अगेंस्ट क्या होगी, एंटीजन के बननी स्टार्ट हो जाएगी मदर के सर्कुलेशन में, ठीक है। और क्या होगा कि फर्स्ट डिलीवरी जो करंट प्रेगनेंसी होगी उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन जब वो वुमेन जो होती है जो नेगेटिव RH नेगेटिव वाली वुमेन अगेंस्ट जो अगेन दोबारा से जब वो प्रेग्नेंट होती है फ्यूचर में, तो क्या होगा कि और उसका बेबी जो पॉजिटिव होता है, यानी कि सेम पहले वाली कंडीशन होगी, तो उसमें क्या होगा, जब एंट्री करेगा RH तो उसमें पहले से ही एंटीबॉडीज़ हैं, तो वो क्या करनी शुरू हो जाएंगी, बेबी में पास होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो जिससे क्या होगा, एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन होगा, और ये रिएक्शन से क्या होगा, हेमोलाइटिक डिजीज़ कॉज हो जाएगी बेबी में, ठीक है। तो ये डायग्राम से भी आप इसको समझ सकते हैं। देखिए ये है बेबी पॉजिटिव और ये है मदर। तो जब यहाँ पे पॉजिटिव है, मदर नेगेटिव है, RH नेगेटिव है, ये जो है RH पॉजिटिव है, ये प्लेसेंटा है, ठीक है। तो जब फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो यहाँ से एंटीजन जो होते हैं, RH एंटीजन मदर के सर्कुलेशन में मिक्स हुए, तो क्या हुआ कि जो यहाँ पे इसने मदर के ब्लड सर्कुलेशन में RH एंटीबॉडीज़ बननी स्टार्ट हो गई, और ये अभी कम नंबर में है तो ये यहाँ पे पास नहीं हुई। लेकिन ये जब ज़्यादा नंबर में हो जाएगी तो ये यहाँ पे पास हो जाएगी सेकेंड डिलीवरी में, सेकेंड टाइम जब वो प्रेग्नेंट होगी तब उस पर इफेक्ट पड़ेगा, फर्स्ट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसी टाइप से यहाँ पे देखिए कि ये जो फादर है वो RH पॉजिटिव है, और ये जो RH फैक्टर पॉजिटिव है, और यहाँ पे ये नेगेटिव ब्लड वाली मदर है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो बेबी है वो
पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। अगर वो पॉजिटिव है तो यहाँ पे इसके जो एंटीजन है वो एंटर हुए और उसी तरीके से एंटीबॉडी डेवलप करी, और एंटीबॉडी डेवलप होती गई, यहाँ पे नंबर ऑफ एंटीबॉडी डेवलप ज़्यादा हुई और वो बेबी में आके प्रास होने लगी, जिससे कि बेबी को हीमोलाइटिक प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी वॉर्म में, ठीक है। और जो RH पॉजिटिव RH नेगेटिव, यानी कि जो RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव बेबी जो बॉर्न होते हैं वो डिपेंड करता है टोटली जीनोटाइप ऑफ द हस्बैंड पे, क्योंकि मदर तो RH नेगेटिव है ही है और पापा क्या है उसका, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर कंडीशन 1 में देखें कि अगर जीनोटाइप ऑफ हस्बैंड का जो हस्बैंड रहते हैं अगर वो हेट्रोजीनस हैं, हेट्रोजाइगस हैं, हेट्रोजाइगस टाइप के हैं, तो उस समय क्या होगा उस कंडीशन में, इन दिस कंडीशन, तो बेबी क्या होंगे, मतलब हाफ ऑफ हिज जीन्स, यानी कि जो वो फादर है वो हाफ ऑफ जीन्स जो होते हैं उसके RH नेगेटिव टाइप के होते हैं। अगर RH नेगेटिव टाइप बेबी होगा तो जो फीमेल का ब्लड होता है वो उसके लिए जो होता है कंपेटेबल होगा, और जो रिमेनिंग हाफ होते हैं वो RH पॉजिटिव होते हैं। तो उससे बेबी अगर पॉजिटिव होता है तो फीमेल का जो ब्लड होता है उससे इनकम्पेटिबल होता है, यानी कि जो बेबी होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा फादर के RH फैक्टर पे। और चिल्ड्रन बॉर्न इन द कंडीशन आर हाफ RH पॉजिटिव और हाफ RH नेगेटिव, तो इस कंडीशन में बेबी जो होता है RH पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इफ़ द जीनोटाइप ऑफ द हस्बैंड जो होते हैं वो होमोजाइगस टाइप के होते हैं, तो इस कंडीशन में ऑल बेबी जो होते हैं वो आर पॉजिटिव, तो इसमें सारे बेबी जो होते हैं पॉजिटिव होंगे। तो ये सारे ही बेबी जब पॉजिटिव होते हैं तो जो इसके लिए क्या होती है, मदर जो होती है, मदर का जो ब्लड होता है वो RH इनकम्पेटिबिलिटी रहता है, देखने को मिलती है, ठीक है। कुछ फैक्टर होते हैं आइसो इम्यूनाइजेशन को जो इन्फ्लुएंस करते हैं, वो होगी प्रेगनेंसी, यानी कि ड्यूरेशन प्रेगनेंसी का कितना है, कितने उसका ड्यूरेशन हो पाया है, क्वांटिटी ब्लड की कितनी पास हुई है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है, आइसो इम्यूनाइजेशन को कॉज करने में। और ये जो होता है हमेशा जो ब्लड होता है वो थ्रू दी प्लेसेंटा ही जाके मिक्स होगा, क्योंकि बेबी अभी वॉर्म में है। पोस्टमार्टम प्रोफाइल एक्सेस पे भी डिपेंड करता है कि मदर को जो है RH एंटी-डी जो इम्यूनोग्लोबुलिन है वो कब लगा या नहीं लगा, उस पर भी डिपेंड करता है। तो हम इसको 1 बाय 1 देखते हैं। तो जो ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो होता है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो RH पॉजिटिव ब्लड होता है फीटस का वो मिक्स होता है RH नेगेटिव वुमेन के साथ, तो अगर वो मोस्ट लाइकली अबाउट 15 to 50% होता है ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द फीटस, यानी कि जिस समय डिलीवरी हो रही फीटस की उस समय अगर वो इतने चांसेस होते हैं मिक्स होने के 15 से 50% चांसेस, ठीक है। और अगर स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो रहा है या फिर ड्यूरिंग दी अबॉर्शन फर्स्ट टाइमेस्टर में अराउंड दी 3 to 4% उसमें चांसेस होते हैं मिक्स होने के, वाइल और क्या होगा अबाउट 5% जो होता है इन केस ऑफ द इंड्यूस अबॉर्शन। अगर आप इंड्यूस अबॉर्शन करा रहे हैं, इंड्यूस मतलब मैनुअली उसको किया जा रहा है, तो 5% चांसेस है मिक्स होने के, ठीक है। और क्या होगा कि रिक्वायर ऑफ आइसो इम्यूनाइजेशन इन केस ऑफ द अबॉर्शन ड्यूरिंग द सेकेंड टाइमेस्टर, यानी कि उसमें चांसेस 10 to 15% है, यानी कि अब डिलीवरी का जो ड्यूरेशन है वो बढ़ गया, सेकेंड टाइमेस्टर में आ गया है, तो वहाँ पे चांसेस 10 से लेके 15 तक 10 से 12% तक हो सकते हैं उस समय, ठीक है। अब यहाँ अगर हम देखें सेकंड जो फैक्टर है कि अमाउंट कितना एंटर होता है, यानी कि द अमाउंट ऑफ द फिटल ब्लड एंटर द प्रेग्नेंट वुमन थ्रू द प्लेसेंटा, यानी कि कितने अमाउंट में वो प्लेसेंटा के थ्रू मदर के सर्कुलेशन में मिक्स हुआ है उस पर डिपेंड करता है। अगर वो 0.1 ml से भी कम है तो RH एंटीजन एंड कंटेनिंग ब्लड ऑफ फीटस, तो उससे क्या होगा कि प्रेग्नेंट वुमेन के ब्लड में सर्कुलेशन में इतना ही तक गया है, तो आइसो इम्यूनाइजेशन जो होता है वो नेग्लिजिबल होगा, ठीक है। अगर जो अमाउंट होता है फिटल ब्लड का वुमेन के ब्लड के सर्कुलेशन में 0.1 ml से लेके 0.525 to 1 ml एंड मोर देन 5 ml, यानी कि 0.1 से लेके 5 ml तक जाता है, तो इन्हीं के अकॉर्डिंग क्या होगा उस पर आइसो इम्यूनाइजेशन देखने को मिलेगा, यानी कि 3%, 25% और 65%, ठीक है। फिर उसके बाद हो गया थर्ड वाला पोस्टमार्टम प्रोफाइल एक्सेस विथ RH एंटी-डी आइसो इम्यूनोग्लोबुलिन, अगर उसको ये इस पे डिपेंड करता है कि पोस्टमार्टम प्रोफाइल एक्सेस उसको मिला है कि नहीं मिला। अगर जो इफ़ RH एंटी-डी इम्यूनोग्लोबुलिन जो होगा उसको एडमिनिस्ट्रेट किया कर देना चाहिए कब, विदिन 72 आवर्स पे आफ्टर अबॉर्शन, यानी कि चाहे अबॉर्शन हो चाहे डिलीवरी हो तो विदिन 72 आवर्स में उसको मिल जाना चाहिए। ये जो RH नेगेटिव वुमेन होती है
हैं ये वाला इंजेक्शन, ठीक है। इन द चांसेस गेटिंग आइसो इम्यूनाइजेशन आर वेरी लो। अगर ये दे दिया है बेबी को, मतलब मदर को, अगर विद इन 72 आवर्स फर्स्ट डिलीवरी में, तो क्या होगा कि वेरी लो चांसेस होंगे आइसो इम्यूनाइजेशन के, क्योंकि ठीक है। और क्या होगा कि व्हेन द RH पॉजिटिव जो ब्लड होता है ऑफ द अनबॉर्न बेबी मिक्स विद RH नेगेटिव ब्लड ऑफ द प्रेग्नेंट वुमन, एंटीबॉडीज अगेंस्ट द RH एंटीजन स्टार्ट टू फॉर्म द इन द प्रेग्नेंट वुमेंस ब्लड, ठीक है। जब RH पॉजिटिव ब्लड जो होता है वो अनबॉर्न बेबी का मिक्स होता है RH नेगेटिव ब्लड के वुमेन के साथ, तो एंटीबॉडीज जो होती है अगेंस्ट एंटीजन जो होते हैं, एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट हो जाती है प्रेग्नेंट वुमन की, और दीज एंटीबॉडीज क्रॉस करती है मैटरनल बैरियर को, और जिससे कि वो जो होती हैं व्हेन द सेम, जब वुमेन जो होती हैं, जो सेम प्रेग्नेंट वुमेन जो होती है जब सेकंड टाइम प्रेग्नेंट होगी, तो उस समय वो जो एंटीबॉडीज़ होती है वो क्रॉस करती हैं मैटरनल बैरियर को, यानी कि प्लेसेंटा को, और बेबी में पहुंच जाती। तो ये क्या देख रहे हैं हम, ये देख रहे हैं इफेक्ट ऑफ RH आइसो इम्यूनाइजेशन ऑन फीटस, यानी कि ये फीटस पे क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो यही है, उसको हिमोलाइटिस प्रॉब्लम आएंगी, और कैसे आएंगी वो अभी पढ़ लिया हमने। इफ़ द फीटस इज RH नेगेटिव, अगर वो RH नेगेटिव है तो फिर क्या होगा कि इफ़ द फीटस इज RH नेगेटिव है तो उसमें कोई भी एंटीबॉडी का इफेक्ट नहीं होगा, अगर वो खुद भी RH नेगेटिव है। अगर वो पॉजिटिव है तो एंटीबॉडीज़ में क्या होगा, वो जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो अटैच हो जाती हैं उसके एंटीजन, जो फीटस के एंटीजन के जो RBC के जो सरफेस में जो एंटीजन होते हैं उसमें वो एंटीबॉडीज़ अटैच हो जाती हैं, और उसको क्या करती हैं, फीटस के जो ग्रोथ होती है उसको अल्टर्ड करेंगी, इफेक्ट डालेंगी उस पर, और उसके ब्लड पे भी इफेक्ट डालेंगी, यानी कि जो RBCs होते हैं उसको वो डिस्ट्रॉय करेंगी, या फिर वो उसको मतलब अल्टर्ड करती हैं, यानी कि डिस्ट्रॉय कर देंगी, ठीक है। तो यानी कि उसके ग्रोथ पे और RBC दोनों पे इफेक्ट पड़ेगा, कहने का मतलब। और देयर में भी एग्लूटिनेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द RBC, जो कि मैंने आपको बताया, ठीक है। उसके बाद हो गया ड्यू टू दिस, ये फीटस का ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि ड्यू टू दिस फॉलोइंग हीमोलाइटिस डिजीज़ कैन बी अराइज इन द फीटस। कौन कौन सी हीमोलाइटिस हो सकती है प्रॉब्लम उसमें, एक तो प्रेजेंस ऑफ कंजेनाइटल एनीमिया जो होता है वो प्रेजेंट हो जाएगा, और एक्टेरस ग्रेविस न्यूनेट्रम प्रेजेंट हो जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें बेबी बिल्कुल येलो होता है, यानी कि सीवियर जॉइंटिस उसको हो जाती है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। और हाइड्रॉप्स फैटिलीज होगा, ये देखिए आप, जिसमें कि क्या होगा, उसको जो मतलब वाटर जो होता है मतलब बिल्डअप ऑफ द एबनॉर्मल फ्लूइड फिल हो जाएगा उसको, जैसे कि सोलन लीवर में होगा और एब्डोमन में होगा और किसी भी पार्ट में उसका हो सकता है, यानी कि ऑडिमेटस टाइप, ठीक है। फिर इसका प्रिवेंशन ऑफ क्या होगा, इसको डिटेक्ट करना पड़ेगा सबसे पहले आइसो इम्यूनाइजेशन को, और उसको प्रिवेंट करना पड़ेगा एक्टिव आइसो इम्यूनाइजेशन, ठीक है, के थ्रू। इसमें क्या होगा, इफ़ प्रेग्नेंट वुमेन जो होती है RH नेगेटिव है और उसका हस्बैंड जो होता है RH नेगेटिव है, तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इफ़ एंटीबॉडीज़ आर डिटेक्टेड, अगर एंटीबॉडी डिटेक्ट हो रही हैं, ठीक है, तो कोई भी ज़्यादा कुछ कराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि दोनों का ब्लड ग्रुप सेम है। इन दिस स्टेज द प्रेगनेंसी शुड मैनेज नॉर्मली, तो इस कंडीशन में प्रेगनेंसी को नॉर्मली मैनेज किया जा सकता है। उसको एडमिनिस्टर करेंगे RH एंटी इम्यूनोग्लोबुलिन आफ्टर डिलीवरी और अबॉर्शन टू प्रिवेंट RH आइसो इम्यूनाइजेशन। आइसो इम्यूनाइजेशन से प्रिवेंट करने के लिए उनको क्या देना पड़ेगा, RH एंटी इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है। अगर क्या है, इफ़ द प्रेग्नेंट वुमेन इज RH नेगेटिव और उसका हस्बैंड जो है RH नेगेटिव है, तो नो फर्दर इन्वेस्टिगेशन आर रिक्वायर, यानी कि इन्वेस्टिगेशन तो कुछ नहीं करना है, केवल एक ही इंजेक्शन दे देना है आफ्टर डिलीवरी, ठीक है, ताकि आइसो इम्यूनाइजेशन ना हो। और इफ़ द एडमिनिस्टर बाय द इंट्रामस्कुलर रूट, ये इंट्रामस्कुलर रूट से देना पड़ेगा। RH एंटी इम्यूनोग्लोबुलिन शुड बी एडमिनिस्टर विद इन मतलब बिफोर 72 आवर्स आफ्टर डिलीवरी और अबॉर्शन। अगर उसकी डिलीवरी हुई है वुमेन की और अबॉर्शन हुआ है, तो उसके पहले मतलब उसको, मतलब इसके जो 72 आवर्स होने से पहले ही उसको ये इंजेक्शन मिल जाना चाहिए, ठीक है। डोज क्या क्या होती है इसकी, आइसो ये जो एंटी डी इम्यूनोग्लोबुलिन की जो डोजेज होती हैं, एंटी डी इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं इसको, इसकी जो डोज होती है वो आफ्टर डिलीवरी 300 mg की होगी, जिसको IM रूट से दिया जाएगा। और फर्स्ट टाइमेस्टर में जो होता है, यानी कि फर्स्ट टाइमेस्टर में आफ्टर अबॉर्शन एक्टोपिक प्रेगनेंसी, तो उसको 50 mg देना पड़ेगा IM रूट से। और इन केस ऑफ अबॉर्शन और जो होता है वो एंड ऑफ द फर्स्ट टाइमेस्टर में हो रहा है, तो 300 mg देना पड़ेगा, यानी कि ज़्यादा ड्यूरेशन हो गया प्रेगनेंसी का, तो 300
mg उसको देना पड़ेगा। अगर कम ड्यूरेशन है तो 50 mg उसको देना पड़ेगा। अगर फुल डिलीवरी हो गई है तो उसको 300 mg उसका डोज देना पड़ेगा, ठीक है। अगर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कर रहे हैं RH नेगेटिव वुमेन को तो उसको बहुत ही ज़्यादा केयरफुली के साथ करना चाहिए। RH नेगेटिव ब्लड को बहुत ज़्यादा अच्छे से उसका ट्रांसफ्यूज़ करना चाहिए, बहुत अच्छे से उसका एग्जामिन होना चाहिए, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि वो प्रॉपर उसमें RH फैक्टर को चेक करके। और एमिनो सिंथेसिस इन RH नेगेटिव फीमेल, अगर इसमें जो RH नेगेटिव फीमेल का अगर एमिनो सिंथेसिस करते हैं तो वो अंडर सोनोग्राफिक गाइडेंस के अंदर ही करना चाहिए, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। तो जैसे ये देखिए आप, इसमें क्या किया जा रहा है, ये एमिनो सिंथेसिस कर रहे हैं ना, तो ये हो गया अल्ट्रासाउंड के हेल्प अंडर गाइडेंस में बेबी का क्या किया जा रहा है। इससे यहाँ पे देखिए ये प्लेसेंटा हो गया और ये फीटस है, ठीक है, और ये जो होगी यहाँ पे इसको ये यूट्रस हो गया, और ये जो हो गया इसका फ्लूइड है, एमनियोटिक फ्लूइड। तो इसको यहाँ पे सिरिंज से अंडर गाइडेंस ऑफ द सोनोग्राफी फ्लूइड को इसमें लिया जाएगा और उसको चेक किया जाएगा एंटीबॉडीज़ को, ठीक है, इसको बोलते हैं। और एमनियोसिंथेसिस इन RH जो वुमेन होती है वो अंडर सोनोग्राफी करते हैं, जैसे मैंने बताया। और क्या देंगे, जो एर्गोमेट्रिन देंगे आफ्टर डिलीवरी एंटीरियर, मतलब आफ्टर डिलीवरी एंटीरियर शोल्डर ड्यूरिंग लेबर शुड नॉट बी गिवन, यानी कि जो एर्गोमेट्रिन होता है जब उसका एंटीरियर शोल्डर डिलीवर हो जाता है हो जाता है उसमें उसको नहीं देना चाहिए। इट नेसेसरी चांसेस ऑफ द आइसो इम्यूनाइजेशन, क्योंकि क्या होगा कि वो इंक्रीज करेगा चांसेस इम्यूनाइजेशन के बाय द इंक्रीजिंग फीटो प्लेसेंटल ब्लीडिंग। क्योंकि जब जो एर्गोमेट्रिन दे देंगे फर्स्ट शोल्डर को डिलीवर करने के बाद, तो क्या होगा कि वो जो ब्लीडिंग करेगा ना ज़्यादा, तो उससे क्या होगा, फीटो प्लेसेंटल ब्लीडिंग की वजह से आइसो इम्यूनाइजेशन कॉज हो सकता है, ठीक है। इफ़ नेसेसरी एक्सटर्नल एफसिफेलिक वर्जन, जो मैंने ये बताया आपको कि बाहरी तरीके से उसको क्या किया जाता है, मैनुअली उसको नॉर्मल पोजीशन में लाया जाता है ताकि नॉर्मल हो जाए। तो उसको भी क्या नहीं करना चाहिए जब तक कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो, और कर भी रहे हैं तो बहुत जेंटली होना चाहिए, बहुत अप्लाई मच जो फोर्स होता है वो नहीं लगाना चाहिए, ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना चाहिए। और एपिजोटमी को बिल्कुल नहीं करना चाहिए जब तक कि ज़रूरी ना हो। अननेसेसरी ड्यूरिंग द डिलीवरी प्रोसेस नहीं करना चाहिए, इससे भी ब्लड वहाँ पे अक्यूमुलेट होगा और मिक्स होने के चांसेस हैं। और जो सिजेरियन सेक्शन है इन RH नेगेटिव वुमेन में डिलीवरी ऑफ द फीटस में, सिजेरियन सेक्शन शुड भी क्या करता है, शुड प्रिवेंट करता है उसको ब्लड को फ्रॉम द स्प्रेडिंग इनटू द पेरिनियल एक कैविटी। तो ये जो होगा पेरिनियल कैविटी में सिजेरियन सेक्शन में क्या होता है, ब्लड नहीं मिक्स, ज़्यादा चांसेस नहीं होते हैं मिक्स एक्यूमुलेट होने के पेल्विक कैविटी में, तो चांसेस कम है मिक्स होने के ना मदर के साथ। और केयरफुल मैनुअल रिमूवल ऑफ द प्लेसेंटा भी उसको ऑटोमेटिक एक्सपल्शन का वेट करना चाहिए और उसमें ज़्यादा ये प्रेशर वगैरह नहीं देना चाहिए। देखिए सिफेलिक वर्जन जो अब मैं एक्सटर्न सिफेलिक जो वर्जन है वो ये है, जैसे बेबी ब्रीच पे है तो अब इसको क्या किया गया, इसको रोटेट करेंगे और इसका हेड को क्या करेंगे, यहाँ पे नॉर्मल पोजीशन को लाएंगे। ये देखिए अब फिर इसको यहाँ पे नॉर्मल पोजीशन पे ये आ गया, इसी को बोलते हैं एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन, ठीक है। और क्या करना चाहिए, शुड क्लीन, अब बेबी को क्या करना चाहिए, शुड डू क्लीन द न्यूबॉर्न ब्लड इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी। जैसे कि बेबी को क्लीन करते ही हैं, लेकिन इस वाले कंडीशन में तो बहुत इमीडिएटली उसका ब्लड को उसके बॉडी से क्लीन करना चाहिए। और अम्लाइकट कॉर्ड उसकी जो होती है, जो क्लैम करते हैं एज सुन एज पॉसिबल, यानी कि जल्दी से जल्दी डिलीवरी के बाद उसको क्लेम कर देना चाहिए ताकि जो ब्लड फ्लो है वो मतलब फ्लो ना हो पाए, उसकी एंटीबॉडीज़ मतलब प्रिवेंट रहे उससे फ्रॉम द मदर टू द हर फीटस, ठीक है, फीटस में ना पास हो, इसके लिए जल्दी से उसको क्लेम करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, प्री नेटल स्क्रीनिंग ऑफ द RH नेगेटिव वुमेन जो होती है उसकी प्री नेटल स्क्रीनिंग के लिए क्या क्या करेंगे, टू फाइंड आउट द ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री, यानी कि पहले तो हिस्ट्री लेनी पड़ेगी जिसमें कि उसकी ये सारी हिस्ट्री लेनी पड़ेगी, ग्रेविडा पैराइटल स्टेटस और अबॉर्शन की, ये सब देखना पड़ेगा। RH नेगेटिव वुमेन जो होती है वो प्राइमरी ग्रेविडा है और फीटस इज़ नॉट लाइकली टू बी अफेक्टेड इन सच सिचुएशन, मतलब कौन सी, अगर वो पहली प्राइमरी ग्रेविडा है तो उसका फीटस इफेक्ट नहीं होगा जैसा हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। इफ़ वुमेन जो होती हैं वो पास में भी प्रेग्नेंट हो चुकी थी, डिलीवरी हो चुकी थी उसकी, और इस सिचुएशन में इंफॉर्मेशन शुड बी ऑब्टेन, उससे इन्फॉर्म करना चाहिए अगर वो सेकेंड टाइम आई है कि उसका अबॉर्शन हुए हैं, बर्थ ऑफ द स्टिल बर्थ हुआ है या कभी बेबी का मतलब डेथ हुई है बेबी की ड्यू टू द सीवियर जॉइंटिस, ये सारी हिस्ट्री कलेक्शन करनी चाहिए। और उसको RH एंटी डी इम्यूनोग्लोबुलिन वाली हिस्ट्री भी लेनी चाहिए कि वुमेन की जो प्रीवियस
जो प्रीवियस मिसकैरेज, अबॉर्शन, डिलीवरी जो भी हुआ था तो उसको ये वाला इंजेक्शन मिला था कि नहीं मिला था, इसका उसको हिस्ट्री में लेना चाहिए। और उसके कुछ टेस्ट कराने चाहिए, टेस्टिंग द RH ग्रुप ऑफ द हस्बैंड, यानी कि उसके जो हस्बैंड का भी RH फैक्टर करवाना चाहिए, ग्रुपिंग क्रॉस मैचिंग RH नेगेटिव प्रेग्नेंट वुमेन की, ताकि डिटरमाइन हो सके फीटस अफेक्टेड होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है हस्बैंड के ब्लड पे। इफ़ द हस्बैंड इज़ ऑल्सो RH नेगेटिव, तो हमने जैसे पढ़ते आए अगर वो नेगेटिव है तो फीटस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अगर फीटस भी नेगेटिव है तो, ठीक है। तो नो पॉसिबिलिटी ऑफ द RH आइसो इम्यूनाइजेशन, तो उसमें आइसो इम्यूनाइजेशन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि फीटस भी नेगेटिव है, मदर भी नेगेटिव है और उसकी फादर भी नेगेटिव है, ठीक है। बट इफ़ द हस्बैंड इज RH पॉजिटिव, अगर हस्बैंड RH पॉजिटिव तो ऐसी सिचुएशन में फीटस में भी RH पॉजिटिव, तो बेबी जो होता है पॉजिटिव हो सकता है, जिसकी वजह से जो होती है RH इनकम्पेटिबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। और डिटेक्शन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज इन सीरम ऑफ अ प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है। जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसके जो एंटीबॉडीज़ होती है उसको भी डिटेक्ट करना चाहिए कि कितनी तक का एंटीबॉडीज़ है उसके बॉडी में बन चुकी हैं। इनडायरेक्ट कोम टेस्ट परफॉर्म करना चाहिए डिटेक्शन ऑफ द एंटीबॉडीज़ को देखने के लिए, ठीक है। अगर इफ़ द टेस्ट इज़ द नेगेटिव ड्यूरिंग द 12 वीक्स ऑफ डिलीवरी, टेस्ट रिपीटेड ड्यूरिंग द सेकेंड एंड थर्ड टाइमेस्टर, ठीक है। अगर मदर का जो टेस्ट होता है वो 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में नेगेटिव है तो उसको ड्यूरिंग दी सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में उसको दोबारा से रिपीट करना चाहिए। इफ़ जो प्रेग्नेंट होती है वो मल्टी ग्रेविडा है और टेस्ट उसका नेगेटिव है ड्यूरिंग 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में, ठीक है। तो और दिस टेस्ट शुड बी डन मंथली आफ्टर 24 वीक्स, तो ये जो होता है टेस्ट जो होता है उसको 24 वीक्स तक का मंथली कराते रहना चाहिए। इफ़ इनडायरेक्ट कोम टेस्ट इज़ पॉसिबल, अगर ये कोम टेस्ट जो होता है वो पॉसिबल है इन RH नेगेटिव प्रेग्नेंट वुमेन में, देन द वुमेन जो होती है इसमें क्या होगा कि वुमेन की क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ द एंटीबॉडीज़, ये जो कोम टेस्ट होता है ये मदर में कितनी तक का एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है उसको देखने के लिए वीकली भी कराना चाहिए, ठीक है। इफ़ टू फाइंड आउट द RH स्टेटस ऑफ द फीटस, और फीटस का RH स्टेटस भी फाइंड आउट कराते रहना चाहिए। मेजरमेंट ऑफ द एंटीबॉडीज इन द सीरम ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन इफ द एंटीबॉडी लेवल एक्सेस 10 IU per ml इट इज़ क्रिटिकल, अगर ये जो होता है इससे ज़्यादा है 10 से ज़्यादा है तो ये क्रिटिकल हो सकता है, ठीक है। इंटरनेशनल यूनिट जो होती है उसकी पर ml अगर 10 से ज़्यादा है तो वो हार्मफुल है। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक जो टेस्ट होता है एमनियोटिक फ्लूइड का वो भी करना चाहिए, एंटीबॉडीज़ मतलब करना चाहिए इफ़ द एंटीबॉडी टाइटर इज़ मोर देन 18, अगर उसका जो एंटीबॉडीज़ है वो ज़्यादा है 18 से ज़्यादा है उसका टाइटर, तो फिर ये वाला टेस्ट भी उसको कराना चाहिए, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक टेस्ट उसको कराना चाहिए, ठीक है। और उसकी वुमेन की हिस्ट्री में अगर है स्टिल बर्थ और डेथ है तो और या फिर ड्यू टू सीवियर जॉइंटिस बेबी की डेथ हुई है पास्ट में तो वो भी हिस्ट्री में लेना चाहिए। अल्ट्रासोनोग्राफी उसकी होनी चाहिए जिसमें कि जो अगर बेबी में क्या है हार्ट ड्रॉप्स है, असाइटिस है, पॉलीहाइड्रमनियाज, एनीमिया, इसको सबको डिटेक्ट करने के लिए अल्ट्रासोनोग्राफी उसकी होनी चाहिए। कॉर्डोसिंथेसिस होनी चाहिए। कॉर्डोसिंथेसिस में क्या होता है कि बेबी का HB लेवल को देखा जाएगा और इसमें पैक सेल वॉल्यूम को देखा जाता है, जैसे कि ये आप देख पा रहे होंगे कि बेबी वॉर्म में है और ये जो होता है गाइडेंस ऑफ द ये अल्ट्रासाउंड उसको क्या किया जाता है इस तरीके से उसकी जो अम्बिलिकस कॉर्ड होती है उसमें से लिया जाता है ब्लड और उसको चेक किया जाता है, ठीक है, उसके पैक्ड सेल को देखने के लिए वॉल्यूम को, ठीक है। ऑल्सो जो दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज इसको जो है परकुटेनियस अम्बिलिकल ब्लड सैम्पलिंग भी कहते हैं, ठीक है, इस प्रोसीजर को। अंडर दिस 25 गॉज, इसमें जो होता है 25 गॉज की स्पाइनल नीडल को वो दिया जाता है और अंडर द सोनोग्राफी गाइडेंस में इसको एब्डोमिनल एंड यूट्राइन वॉल के थ्रू मदर से इंसर्ट किया जाता है अम्लाइक उसके मदर टू द अम्लाइकल वेन एंड कलेक्ट द मदर से अम्लाइकल वेन में और उसके बाद उसकी सैम्पलिंग ली जाती है उसको पंचर करके। कार्डियोसिंटोग्राफी भी करनी चाहिए। ये देखिए कार्डियोसिंटोग्राफी जो होती है जो ये कार्डियो टोकोग्राफी
कार्डियोटोकोग्राफी जो होती है वो फीटस की वेलबींग के लिए करते हैं, जिसमें कि उसको बाहर से ही इलेक्ट्रोड वगैरह अप्लाई करके उसका ईसीजी वगैरह करके उसके हार्ट की वो देखते हैं, ठीक है। ये फाइंड आउट करते हैं उसकी वेलबींग, ठीक है, उसकी कंडीशन किस तरीके की है, स्ट्रेस उसका जो डिस्ट्रेस में तो नहीं है। और नॉन स्ट्रेस टेस्ट करना चाहिए, तो इसमें जो इलेक्ट्रिक मॉनिटरिंग एफएचएस को देखते हुए करना चाहिए, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। और मूवमेंट ऑफ द फीटस आर रिकॉर्डेड भी करनी चाहिए, ठीक है। और डिलीवरी मैनेजमेंट ऑफ द नेगेटिव वुमेन डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। कुछ मैनेजमेंट होते हैं इसमें RH नेगेटिव वुमेन के लिए, इसमें प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज इन फीमेल सीरम और प्रेजेंस एंड सीवियरिटी ऑफ द हेमोलाइटिस डिजीज एंड फीटस, ठीक है, उसको मैनेज करना चाहिए। और सीरम रिजल्ट ऑफ द स्पेक्ट्रोमेट्रिक जो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक जो टेस्ट होता है उस एमनियोटिक फ्लूइड का, उसको भी चेक करना चाहिए। डिलीवरी ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द RH नेगेटिव वुमेन डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर, इस पर डिपेंड करता है कि इसकी कितनी सीवियरिटी है, उसी के ऊपर उसको मैनेजमेंट उसका करना चाहिए। और प्रीवियस स्टिल बर्थ या न्यूनेटल डेथ है या जो कि सीवियर जॉइंटिस की वजह से हिस्ट्री में लेके उसको भी मैनेज करना चाहिए, ठीक है। जीनोटाइप ऑफ हस्बैंड ऑफ अगर प्रेग्नेंट वुमेन के हैं तो उसको क्या करना चाहिए, अगर स्टेटस 1 में इफ़ एंटीबॉडीज आर नॉट डिटेक्टर, उसका टेस्ट किया और सीरम में उसकी डिटेक्ट नहीं हो रही है प्रेग्नेंट वुमेन की सीरम ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन, तो द प्रेगनेंसी शुड बी कंटिन्यू, तो उसको प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखना चाहिए एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी तक। अगर केस नंबर 2 में अगर इन केस जो होती है माइल्ड अफेक्टेड केस है और प्रेग्नेंट वुमेन की जो टेस्ट किया उसमें कंटिन्यू 36 to 39 वीक्स तक, तो आफ्टर विच द प्रेगनेंसी शुड बी टर्मिनेट, अगर वो माइल्ड अफेक्टेड केस है, ठीक है। तो और प्रेगनेंसी जो होती है उसकी कंटिन्यू 30 से लेके 39 वीक्स तक का उसकी कंटिन्यू है, ठीक है। इसके बाद क्या करना चाहिए, प्रेगनेंसी शुड बी टर्मिनेट, उसके बाद 39 के बाद ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, उसको टर्मिनेट यानी कि डिलीवरी करवा देनी चाहिए। जबकि जो द वेलबींग ऑफ द अनबॉर्न जो बेबी होता है शुड बी मॉनिटर क्लोजली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इतने वीक तक का, जब भी इसकी यहाँ टर्म में आने तक का बेबी की जो मॉनिटरिंग है वो प्रॉपरली करते रहना चाहिए। स्टेटस 3 में क्या होता है कि जब अफेक्टेड सीवियर टाइप ऑफ है, अफेक्शन इज़ द सीवियर टाइप अकम्पनीड बाय द हिस्ट्री ऑफ द न्यूनेट डेथ, यानी कि सीवियर टाइप होगा और उसकी हिस्ट्री में जो होता है न्यूनेटल डेथ, स्टिल बर्थ, सीवियर जॉन्डिस है पास्ट में उसकी प्रेगनेंसी की, तो वुमेन और हस्बैंड जो उसका पॉजिटिव है यानी कि जो होमोजाइगस है, तो जो प्रेगनेंसी शुड बी टर्मिनेट इमीडिएटली, तो उसको इमीडिएटली टर्मिनेट कर देना चाहिए। और जो फोर्थ सिचुएशन होती है प्रेगनेंसी की, प्रेगनेंसी इज़ टू बी टर्मिनेटेड इन प्रीमेच्योर स्टेज एंड द सर्विक्स इज़ नॉट फेवरेबल, अगर प्रीमेच्योर स्टेज में है, सर्विस उसकी फेवरेबल नहीं है, आफ्टर जो एमनियोटमी और प्रोस्टाग्लैंडिन जेल, ऑक्सीटोसिन ड्रिप वगैरह सब देने के बाद भी सर्विस जो उसकी वो फेवरेबल कंडीशन में नहीं है, तो इन दिस सिचुएशन डिलीवरी ऑफ द फीटस शुड बी डन बाय द सिजेरियन सेक्शन। तो ये फोर्थ उसमें उसको सिजेरियन सेक्शन करना चाहिए प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए, यानी कि डिलीवरी करवाने के लिए। टू प्रूव और क्या करना चाहिए, टू इम्प्रूव द जो ऑक्सीजनेशन पैटर्न ऑफ द लीवर फंक्शन ऑफ द फीटस, ठीक है। इसलिए मदर इसके फीटस के लीवर फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए ऑक्सीजन का लेवल उसका प्रॉपर होना चाहिए। और अगर जो तो फीटस का और सेलेक्टेड केस इफ प्रेगनेंसी इज टर्मिनेटेड बिफोर 34 वीक्स, अच्छा, इंट्रायूट्राइन फीटल ट्रांसफ्यूजन, और इंट्रायूट्राइन फीटल ट्रांसफ्यूजन का भी इसमें ऑप्शन होना चाहिए, मतलब कर सकते हैं अगर ये वाली प्रॉब्लम है तो। इसमें डिलीवरी ऑफ द RH नेगेटिव वुमेन शुड ऑलवेज बी डन इन वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल, और उसको जो होता है वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल में एडमिट करवाना चाहिए जो RH नेगेटिव वुमेन है। और जो एक्सपीरियंस जो गायनोकोलॉजिस्ट होती हैं उनके अंडर में उसकी डिलीवरी करवानी चाहिए। और जो इसमें जो होता है न्यूनेटोलॉजिस्ट जो होते हैं, एनेस्थेटिस्ट जो होते हैं यानी कि पीडियाट्रिशियन इसमें रहने चाहिए डिलीवरी के समय में। वेलबींग और RH नेगेटिव प्रेग्नेंट वुमेन एंड हर हस्बैंड बेबी शुड भी कंटिन्यूसली मॉनिटर, और जो वेल बेबी जो RH नेगेटिव प्रेग्नेंट वुमेन है और उसका जो अनबॉर्न बेबी है उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर में रखना चाहिए। साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए, और उसको IV एर्गोमेट्रिन शुड नॉट बी गिवन आफ्टर, जैसे मैंने बताया जो 4 आर्म डिलीवरी हो जाती है तो ये इसको नहीं देना चाहिए, नहीं तो कि जो ब्लड होगा वो इंक्रीज होगा और जिससे कि वो फीटो प्लेसेंटल ब्लड इंक्रीज हो जाएगा तो
तो इसलिए वो नहीं देना चाहिए, ठीक है। स्पेशल प्रिकॉशन एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी RH नेगेटिव प्रेग्नेंट वुमेन के क्या क्या रखने चाहिए, ये कंटिन्यू हम करते हैं। तो इसमें जो होता है प्रेग्नेंट वुमेन एंड हेल्प एज फार ए पॉसिबल टू फोर्सी सिफेलिक जो एक्सटर्नल वर्जन शुड बी अवॉइडेड। जो हम जितने भी काम कर रहे थे उसको एक्सटर्नली वर्जन जो दे रहे थे सिफेलिक वर्जन, वो नहीं करवाना चाहिए प्रेग्नेंट वुमेन का। और डिलीवरी ऑफ द फीटस का जो है हमेशा सीजरियन सेक्शन करवाना चाहिए। अगर वो स्पॉन्टेनियस एक्सपेल्शन ऑफ द प्लेसेंटा मैनुअल रिमूवल ऑफ द जो प्लेसेंटा था शुड बी डन वेरी केयरफुली, तो उसको अपने आप ही होने देना चाहिए और बहुत केयरफुली करवाना चाहिए। आफ्टर द डिलीवरी जो होती है अम्बिलिकल कॉर्ड को जो होता है क्लैम्प करना चाहिए इमीडिएटली एज सुन एज पॉसिबल, जल्दी से जल्दी, और ताकि एंटीबॉडी जो होती है वो फीटस से पास ना हो जाए, स्टॉप हो जाए उसका फ्लो। और जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है वो जल्दी से उसको अप्रॉक्सीमेटली 12 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग रखनी चाहिए कट करते समय, जिससे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो एक्सचेंज करने का भी उसमें जो होता है वो उसमें परफॉर्म किया जा सके, रिक्वायरमेंट उसकी हो सकती है, इसलिए उसको इतना लेंदी होना चाहिए। और HB लेवल, बिलिरुबिन लेवल, ABO and RH ब्लड ग्रुपिंग वगैरह उसकी करानी चाहिए। इनडायरेक्ट टेस्टिंग, कूम टेस्ट, ब्लड सैम्पलिंग शुड बी टेकन फ्रॉम नेवल, यानी कि उसका ये सब जो है वो अम्बिलिकल कॉर्ड से लेना चाहिए ब्लड्स वगैरह। और सैम्पल इज टेकन फ्रॉम द प्लेसेंटा एंड ऑफ द जो सर्व प्लेसेंटा, ठीक है। इसमें क्या करना चाहिए, न्यूबॉर्न बेबी शुड बी एडमिटेड इन द न्यूनेटल ICU इमीडिएटली, उसको वहाँ पे ICU में एडमिट करना चाहिए आफ्टर द डिलीवरी, और अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट उसको देना चाहिए एज़ पर द नीड। एक्सचेंज अगर नीड है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो एक्सचेंज कराना चाहिए, फोटोथेरेपी यूज़ करना चाहिए, और एंटीबायोटिक उसको थेरेपी स्टार्ट करनी चाहिए, और फिनोबार्बिटोन थेरेपी जो होती है वो दे सकते हैं। इंट्रायूट्राइन फीटल ट्रांसफ्यूजन परफॉर्म करना चाहिए। ये जो होता है दोनों तरीके से होता है, इंट्रापेरिटोनियल ट्रांसफ्यूजन और इंट्रावस्कुलर ट्रांसफ्यूजन। जो इंट्रापेरिटोनियल ट्रांसफ्यूजन होता है अंडर दिस जो होता है ये जो होता है गाइडेंस ऑफ द अल्ट्रासाउंड जो होता है उसके गाइडेंस में जो होता है पेरिटोनियल कैविटी के थ्रू जो होता है फीटस आइडेंटिफाई किया जाता है। आफ्टर केयरफुली ट्रांसफ्यूज किया जाता है ब्लड को उसमें। और फॉर ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड कंटेनिंग क्रॉस मैच ऑफ O ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव 80% पैक सेल फ्रॉम द वुमेन ब्लड इज यूज़, यानी कि क्या होता है जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है ब्लड कंटेनिंग क्रॉस मैच्ड, यानी कि वो O ग्रुप होगा जो कि RH नेगेटिव हो, 80% पैक सेल होगा, वो वुमेन के ब्लड से लिया जा सकता है, उसको मतलब यूज़ किया जा सकता है। इंट्रावस्कुलर जो इंट्रावस्कुलर ट्रांसफ्यूजन में अंडर दिस ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज डन अन फीटस थ्रू दी अम्बिलिकल वेन से इसको दिया जाता है। और ये जो होता है फॉर दिस नेवल इज फर्स्ट आइडेंटिफाई द अल्ट्रासोनोग्राफी आफ्टर द ट्रांसफ्यूजन इज डन इन इट, ठीक है। अल्ट्रासोनोग्राफी अंडर उसमें कराना चाहिए, ठीक है। तो ये तो वही है। और जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है उसकी जो रेट होती है 5 to 10 ml पर मिनट होनी चाहिए। और जो प्रोसीजर होती है उसकी ट्रांसफ्यूजन की स्टार्ट करना चाहिए जो होता है फ्रॉम द पीरियड ऑफ द 18 to 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी से ये स्टार्ट करना चाहिए ये वाला प्रोसीजर, और रिपीट करना चाहिए एवरी 2 to 3 वीक्स में टिल द फ्यूचर मेच्योर, जब तक कि वो मेच्योर नहीं हो जाता है। 30 to 34 वीक्स जस्टेशन इसका ज़रूरी होता है। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड वीडियो लेंथी था तो कोई बात नहीं, इसको ध्यान से देखिए, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी इसको रीड भी नहीं किया, सिर्फ आपको एक्सप्लेन किया। आप रीड आउट करिए और उसको अच्छी से समझ लीजिए और नोट्स बना लीजिए, तो बहुत अच्छी से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए, ओके, बाय, गुड बाय, टेक केयर।